दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाए। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 38,53,406 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 29,70,492 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 67,376 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि प्रियंका का मोदी सरकार पर निशाना, पूछा युवाओं को रोजगार दिए बिना कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए प्रियंका गांधी ने गुरुवार को एक और ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने अपनी ट्वीट में सवाल किया कि युवाओं को रोजगार दिए बिना हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने अपनी ट्वीट में लिखा, युवाओं को रोजगार दिए बिना कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर। नोएडा में 7,000 छोटी और मध्यम आकार की फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं। नए रोजगारों का रास्ता भी बंद है और पुराने रोजगारों पर ताला। देश और प्रदेश का शासन झूठे विज्ञापनों और झूठ भरे भाषणों से चलाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने अपनी ट्वीट में पीएम मोदी रोजगार दो हैशटैग का इस्तेमाल भी किया। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन गेम्स खेलने पर लगा दिया है प्रतिबंध, पकड़े जाने पर होगी जेल। दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स जैसे ऑनलाइन रमी, पोकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए एपी गेमिंग एक्ट 1974 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। पहली बार पकड़े जाने पर ऐसे ऑनलाइन गेम्स के आयोजकों को 1 साल की कैद की सजा होगी। इस बात की जानकारी राज्य के सूचना मंत्री पेरनी वेंकटरमैया ने दी है। वेंकटरमैया ने कहा कि अगर आयोजक दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो उन्हें 2 साल की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जुआ खेलने वालों को 6 महीने की कैद की सजा भी होगी। दोस्तों जिस तरीके से भारत सरकार ने कई ऐप्स को प्रतिबंधित किया है, वैसे ही आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इन गैम्बलिंग ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। अगर कोई खेलता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको जेल हो सकती है। तो दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि खुशखबरी, सरकार ने खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए बढ़ाई है खेलों की संख्या, शामिल होंगे 63 खेल। दोस्तों आपको बता दें कि डीओपीटी के मुताबिक पिछले 7-8 साल में 43 खेलों में अव्वल रहने वाले खिलाड़ियों को केंद्र सरकार की तरफ से नौकरी मिलती थी। खेल मंत्रालय पर लंबे समय से ये दबाव था कि इस सूची का विस्तार किया जाए। और अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने मंत्रालयों और विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए खेल सूची का विस्तार कर दिया है। इस सूची में शामिल खेलों में कोई युवा अपनी प्रतिभा दिखाता है तो वह केंद्र सरकार में ग्रुप सी की नौकरी लेने का मजबूत दावेदार बन सकता है। खेल मंत्रालय ने इस सूची का विस्तार करके एक प्रपोजल डीओपीटी के पास भेज दिया था, जिसे अब स्वीकृति दे दी गई है। अब नई सूची में 63 खेल शामिल कर लिए गए हैं। खेलों के जरिए नौकरी हासिल करने के जो मापदंड पहले बनाए गए थे वही आगे भी लागू रहेंगे। हालांकि इन नियमों में समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। दोस्तों अगर आप खिलाड़ी हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सरकारी नौकरी मिल सकती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 4 दिन बाद शुरू हो रही है मेट्रो सेवा, यात्रियों को ध्यान रखनी होगी 10 बातें। दोस्तों आपको बता दें कि 7 सितंबर से मेट्रो सेवा को आम लोगों के लिए फिर से शुरू किया जाएगा। इस दौरान मेट्रो का संचालन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और धीरे धीरे मेट्रो की सभी लाइनों को खोला जाएगा। वहीं मेट्रो की शुरुआत के साथ ही सफर करने वाले लोगों को भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। मेट्रो सेवाएं शुरू करने को लेकर विस्तृत एसओपी और गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। बिना मास्क के मेट्रो स्टेशन में एंट्री नहीं मिलेगी। बिना कोरोना के लक्षण वाले लोगों को ही सफर करने की इजाजत होगी। अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे पास के अस्पताल या फिर कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। दिल्ली मेट्रो में सिर्फ स्मार्ट कार्ड ही चलेगा और कैशलेस तरीके से स्मार्ट कार्ड रिचार्ज होंगे। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। यात्रियों को कम से कम सामान के साथ यात्रा करने की सलाह दी जाती है। कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन नहीं खुलेंगे। एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर रखे जाएंगे, जहां यात्री अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकेंगे। प्लेटफॉर्म मेट्रो के अंदर भीड़ भाड़ ना हो, इसका पालन करना होगा। सरकार को लगा कि भीड़ ज्यादा हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है तो इसकी समीक्षा की जाएगी। दोस्तों अगर आप भी मेट्रो में सफर करने की सोच रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें और इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि गाड़ी के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी फास्टैग अनिवार्य, सरकार ने बदले नियम। आपको बता दें कि गाड़ियों में फास्टैग को लेकर सरकार नियमों में लगातार ही बदलाव कर रही है। अभी हाल ही में टोल प्लाजा पर डिस्काउंट के लिए फास्टैग को जरूरी बनाया गया था। इसके बाद सरकार ने अब कुछ और नए नियमों को जारी कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा 1 दिसंबर 2017 से पहले बिके चौपहिया वाहनों के लिए भी ये अनिवार्य कर दिया गया है। इन गाड़ियों के लिए अगले साल जनवरी से फास्टैग जरूरी हो जाएगा। आपको बता दें कि
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक अगले साल जनवरी से उन गाड़ियों में भी फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा जिनका रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर 2017 से पहले हुआ है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2021 से गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दोस्तों, अगर आप भी अपने कार का इंश्योरेंस करवाने की सोच रहे हैं तो फास्टैग जरूर ले लें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब घर खरीदना हुआ सस्ता, नहीं देनी होगी स्टैंप ड्यूटी। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप महाराष्ट्र में कहीं भी घर, फ्लैट, प्लॉट या फिर अन्य प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक शानदार मौका होगा, क्योंकि अब से ज्यादा सस्ती प्रॉपर्टी आपको फिर कभी नहीं मिलेगी। कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंप फीस में कटौती की थी। अब रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नारेडको ने प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए स्टैंप शुल्क पूरी तरह से खत्म कर दिया है। नारेडको ने त्योहारी सीजन को देखते हुए ये फैसला लिया है। लॉकडाउन के चलते ठंडे पड़े रियल एस्टेट सेक्टर में जान फूंकने के लिए नारेडको ने ये कदम उठाया है। स्टैंप शुल्क में छूट का फायदा 31 अक्टूबर तक मिलेगा। नारेडको में शामिल 100 से ज्यादा डेवलपर्स ने स्टैंप ड्यूटी नहीं लेने का फैसला किया है। इन डेवलपर्स के महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की छूट के बाद अब प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पर 2% स्टैंप शुल्क लगता है और अब इस फीस को नारेडको खुद ही वहन करेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जी मेंस के बाद अब नीट की तैयारी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की गाइडलाइन। दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य यानी कि जी मेंस 2020 की परीक्षाएं चल रही हैं। ये एग्जाम 6 सितंबर तक चलेंगे। जेईई मेंस के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट एग्जाम 2020 के लिए तैयारियां अब शुरू कर दी है। नीट की परीक्षाएं देश भर में 13 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। इस बारे में नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इस बार नीट के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दी गई है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय अलग अलग राज्य सरकारों से संपर्क करके एग्जाम की तैयारियों का जायजा ले रहा है। खास तौर पर दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में छात्रों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी तरह के इंतजामों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों से बात की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य सरकारों ने शिक्षा मंत्रालय को आश्वासन दिया है कि छात्रों को परीक्षा केंद्र तक ले जाने और वापस लाने की व्यवस्था करवाई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने गोवा सरकार से भी संपर्क किया है। गोवा में 6939 छात्रों के लिए 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं के दौरान कोरोना संक्रमण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। इन मानकों के अनुसार कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना होगा, मास्क पहनना होगा, साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। एग्जाम सेंटर और आसपास के इलाके की भी एग्जाम से पहले और बाद में हर बार साफ सफाई करवाई जाएगी और उसे सैनिटाइज किया जाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 9 सितंबर से खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट, एलजी ने दी है मंजूरी। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में बार खुलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। उप राज्यपाल ने 9 सितंबर से दिल्ली में जनता के लिए बार, रेस्टोरेंट और पब को खोलने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने उप राज्यपाल के सामने बार और रेस्टोरेंट खोलने का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने मान लिया। हालांकि बार और रेस्टोरेंट खोलने के लिए कुछ नियम और शर्तें होंगी जिनका पालन करना जरूरी होगा। दिल्ली में 9 सितंबर से बार खोलने को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को उप राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इस आदेश के बाद दिल्ली में पब, बार, रेस्टोरेंट और होटल में शराब सर्व की जा सकेगी। केंद्र सरकार के एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन से पंगा लेकर भारी कीमत चुकाएगा भारत। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत से चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छापा है। इसमें कहा गया है कि भारत ने चीन के साथ संघर्ष जारी रखा तो उसे इसकी कड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था को लेकर भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत के लिए एलएसी पर ऊंचाई पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करना काफी खर्चीला होगा। हर दिन हथियारों और सामान की आपूर्ति से भारत की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। सर्दी आने पर सेना की तैनाती का खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने दावा किया है कि सेना कड़ी सर्दी के लिए भी तैयार है। अखबार ने लिखा है कि सैन्य आपूर्ति की भारी भरकम लागत को देखते हुए इस तरह का आक्रामक रुख दिखाना बेकार है। चीन के साथ संघर्ष न केवल भारत के विदेशी सहयोग को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि औद्योगिक आपूर्ति चेन को भी प्रभावित करेगा। इससे भारतीय बाजार में भरोसा कमजोर होगा और निवेश व्यापार दूर होता चला जाएगा। भारत को आर्थिक असर का आंकलन करना होगा क्योंकि सर्दी में एलएसी पर सेना की तैनाती का खर्च उसकी पस्त अर्थव्यवस्था वहन नहीं कर पाएगी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है क्योंकि इस वित्तीय
वर्ष में जीडीपी में रिकॉर्ड 10% की गिरावट आने की आशंका है। भारत और दुनिया भर के तमाम अर्थशास्त्रियों ने ये अनुमान लगाया है। अखबार ने लिखा है कि मोदी की 2024 में तीसरे कार्यकाल की उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है, क्योंकि तमाम भारतीय कारोबार और नौकरियां स्थायी रूप से खत्म हो रही हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस की महामारी भी रिकवरी की जल्द उम्मीद को धूमिल कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश भारत में हुआ लॉन्च, कीमत 1999 रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि नई Realme 7 सीरीज के साथ ही कंपनी ने भारत में अपने MI सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश को भी लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 1999 रुपए रखी गई है। ग्राहक इसे Realme की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे। इसकी बिक्री 10 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिक टूथब्रश में सोनिक मोटर दिया गया है, जो 1 मिनट में 34,000 बार तक वाइब्रेट हो सकता है। कंपनी का दावा है कि ये टूथब्रश प्रभावी तरीके से मुंह के किसी भी हिस्से को क्लीन कर सकता है। इसमें 4 क्लिनिक मोड्स मौजूद हैं। कंपनी ने ये भी दावा किया है कि महज 5 मिनट की चार्जिंग के बाद इसे 2 दिन तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें क्विक चार्ज सपोर्ट के साथ ही 800 mAh की बैटरी भी दी गई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नासा ने बनाया है दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट बूस्टर, ताकत 45 हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध के ऊर्जा के जितनी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने करीबन 60 साल बाद दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट बूस्टर बनाया है। इसका सफल परीक्षण भी किया गया। ये बूस्टर इतनी ऊर्जा पैदा करता है जितनी 45 हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध मिलकर करते हैं। ये रॉकेट अमेरिकी रॉकेट सैटर्न 5 से भी ज्यादा ताकतवर है। इसी रॉकेट से अमेरिकी एस्ट्रोनॉट चांद पर जाएंगे और वापस आएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि नासा के साइंटिस्ट ने उटाह के रेगिस्तान में इस रॉकेट की ताकत का परीक्षण किया। इस रॉकेट को सिर्फ 2 मिनट के लिए चलाया गया, उतने में ही इसकी ताकत का अंदाजा लगा लिया गया। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सरकारी डायरी और कैलेंडर अब नहीं छपेंगे। सरकार ने इस कारण से लगाई है रोक। मोदी सरकार ने खर्चों पर रोक लगाने के साथ साथ अपने डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक और फैसला लिया है। वह ये है कि अब सरकारी कैलेंडर, डायरी और ग्रीटिंग कार्ड वगैरह नहीं छपेंगे। वित्त मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक अब से नए साल या फिर त्योहार वगैरह पर छपने वाली डायरी, कैलेंडर, टेबल कैलेंडर, ग्रीटिंग वगैरह नहीं छापे जाएंगे। अब से ये सब डिजिटल ही पेश किया जाएगा। यहाँ तक कि सालाना छपने वाली कॉफी टेबल बुक भी मंत्रालय ने छापने के बजाय डिजिटल रिलीज करने का फैसला किया है। डिजिटल पर सरकार के फोकस और डिजिटल के तमाम फायदों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने फैसला लिया है। ये फैसला सभी मंत्रालय और केंद्र के अधीन विभागों पर लागू होगा। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार का पूरा फोकस डिजिटल पर है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पूरी दुनिया तेजी से डिजिटल फॉर्मेट को अपना रही है। भारत सरकार ने भी बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने का फैसला किया है। ई बुक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि सभी संबंधित विभागों को इस संबंध में डिजिटल और ऑनलाइन फॉर्मेट अपनाना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि पीएम मोदी कर चुके हैं 103 करोड़ रुपए का दान। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक कार्यों के लिए अपनी कमाई से दान देने में कभी पीछे नहीं रहते। अब तक पीएम मोदी ने अपनी कमाई से इस तरह के कामों के लिए कुल 103 करोड़ रुपए दान में दे दिए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी ने जब पीएम केयर फंड को लॉन्च किया था तो उसमें भी शुरुआती तौर पर अपनी कमाई से 2,25,000 रुपए का दान किया था। प्रधानमंत्री मोदी कभी बच्चियों की शिक्षा के कार्यक्रम के लिए तो कभी साफ गंगा मिशन के लिए दान दे चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2019 में कुंभ मेले में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए पीएम मोदी ने अपनी जेब से 21 लाख रुपए का दान दिया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी को दक्षिणी कोरिया में सियोल प्राइज से सम्मानित किया गया था तो उन्होंने उसी समय घोषणा की थी कि प्राइज की सम्मान राशि 1.3 करोड़ रुपए को नमामि गंगे योजना में खर्च किया जाएगा। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री रहते मिले उपहारों की हाल ही में नीलामी हुई और उस नीलामी से 3.4 करोड़ रुपए की राशि मिली। उस राशि को भी नमामि गंगे योजना में खर्च किए जाने की घोषणा हुई है। आपको बता दें कि 2015 तक प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों की 2015 में भी नीलामी हुई थी और उस समय नीलामी के 8.35 करोड़ रुपए मिले थे और उस राशि को भी नमामि गंगे योजना में खर्च किए जाने की बात हुई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को जो उपहार मिले थे उनकी नीलामी से 89.96 करोड़ रुपए मिले थे, जिन्हें कन्या केलावनी फंड में दान दिया गया था और उसका इस्तेमाल योजना के जरिए बच्चियों की शिक्षा में किया गया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चुनाव से पहले बिहार में आम आदमी पार्टी ने दी लोगों के दरवाजे पर दस्तक। ऑक्सीमीटर लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की जंग को त्रिकोणीय बनाने के लिए अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर गई है। महामारी के दौरान बिहार के वोटरों को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक अनोखा दाव खेला है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से सैकड़ों की संख्या में ऑक्सीमीटर बिहार भिजवाया है, जिसे पार्टी के कार्यकर्ता सभी जिलों में लेकर अब घूम भी रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लोगों को आकर्षित कर सके। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने ऑक्सीमीटर बिहार के सभी पंचायतों में भिजवाया है और पार्टी के कार्यकर्ता ऑक्सीमीटर के जरिए लोगों की तबीयत की जाँच
जांच कर रहे हैं और उन्हें परामर्श दे रहे हैं कि कैसे महामारी के दौरान लोग एहतियात बरत सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज प्रियदर्शी ने इसे राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे कर्ता डोर टू डोर ऑक्सीमीटर लेकर जा रहे हैं। इसी तर्ज पर बिहार के 534 प्रखंड में पंचायत लेवल पर आम लोगों की जांच कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के इस पहल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक मानवीय कदम है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पबजी सहित 118 ऐप्स पर बैन के बाद बौखलाया चीन। भारत से अपनी गलती सुधारने को कहा। भारत के चीन के 118 ऐप पर पाबंदी लगाए जाने के फैसले पर चीन ने आपत्ति जताई है और इसे पक्षपातपूर्ण कदम करार दिया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत चीनी कंपनियों पर पक्षतापूर्ण प्रतिबंध लगा रहा है और भारत की ये कार्रवाई विश्व व्यापार संगठन के प्रासंगिक नियमों के खिलाफ है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भारत सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध जताया है और भारत से अपनी गलती सुधारने को कहा है। उल्लेखनीय ये है कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए मशहूर गेमिंग ऐप पबजी सहित 118 ऐप पर बुधवार को पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत अब तक चीन के 224 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुका है। इनमें से सबसे पहले 29 जून को भारत ने चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद 28 जुलाई के चीन के 47 ऐप पर पाबंदी लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत कड़ी मेहनत से स्थापित किए गए द्विपक्षीय सहयोग और विकास के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और चीनी कंपनियों सहित अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए एक खुला और उचित कारोबारी माहौल का निर्माण किया जा सके। उन्होंने कहा कि चीन और भारत आर्थिक और व्यापारिक सहयोग दोनों पक्षों के लिए परस्पर लाभकारी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अमेरिका में 1 नवंबर से होगा कोविड-19 टीकाकरण शुरू। ट्रंप प्रशासन ने सभी राज्यों और सरकारी विभागों को 1 नवंबर से संभावित कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत करने के लिए तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय ये है कि अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। मैककेसन कॉर्प ने सरकार के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत जब भी टीका उपलब्ध होगा तब उसे देश में वितरण केंद्रों की स्थापना के लिए मंजूरी देने की मांग की है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि CDC ने सरकार को टीकाकरण योजना की पूरी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि या तो इसे लाइसेंस्ड टीके के रूप में या फिर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत मंजूरी दी जा सकती है। योजना के मुताबिक लोगों को पहला डोज देने के लिए कुछ हफ्तों बाद संभवतः दूसरे बूस्टर डोज की आवश्यकता भी होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार दवा कंपनियों से कोविड-19 टीका खरीदेगी और इन्हें मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इन भागों में 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी हुई है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश भी दर्ज की गई है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में मानसून व्यापक रूप से सक्रिय रहेगा। इन भागों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी छिटपुट बारिश के आसार हैं, जबकि गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिणी भारत में केरल के तटों के पास अरब सागर के ऊपर भी एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है और साथ ही ये सिस्टम दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश तक एक ट्रफ रेखा भी बना रही है। मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। ये सिस्टम पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।